Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास टॉपिक है प्रोसीजर्स का। ठीक है, प्रोसीजर्स का कंसेप्ट आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो चीज हम देखेंगे वो है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होता है? प्रोसीजर वही कंसेप्ट है जो आप सी और सी प्लस प्लस में जिसे आप फंक्शंस के नाम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट क्या है? हायर लेवल लैंग्वेज में एक आपके पास एक टास्क है, आप उसे स्मॉलर सब टास्क में डिवाइड करते हैं। फंक्शंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहें तो आप ओवरऑल प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करते हैं और हर एक फंक्शन को अलग-अलग प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद उन सबको जो है कंबाइन करके आप अपना ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम है उसे आप टास्क में डिवाइड करते हैं और उन टास्क में डिवाइड करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करें और फिर टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यही चीज सी प्लस असेंबली लैंग्वेज में यही चीज हम प्रोसीजर्स, इसी काम को हम प्रोसीजर्स कहेंगे। ठीक है, प्रोसीजर्स कहलाएगी यही बात। तो इसके लिए हम जब सी लैंग्वेज में इसके लिए यूज करते हैं, इसे कहते हैं प्रोसीजर का, पीआरओसी का डायरेक्टिव। पीआरओसी का डायरेक्टिव क्या करेगा? वो फंक्शन को डिफाइन करेगा। इसके एग्जांपल लेट्स से जैसे हम सी लैंग्वेज में मेन से कोड स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम असेंबली में भी मेन से अपना कोड स्टार्ट करेंगे। ये एक एग्जांपल है, एक ढांचा आपको बताया। मेन पीआरओसी क्या करेगा? इसका मतलब ये है कि हम प्रोसीजर, मेन का प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, ये पीआरओसी का डायरेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है। मेन फंक्शन का नाम है और पीआरओसी ये बता रहा है कि ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और फिर आखिरी लाइन में मेन एंड पी लिखा हुआ। मेन एंड पी का मतलब है यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो खत्म हो रहा है। इसी तरह आप खुद से कोई प्रोसीजर लिखेंगे तो उसका ये वर्क लेआउट होगा सैंपल पीआरओसी, यानी कि सैंपल एक यूजर डिफाइंड जैसे नाम होता है, जैसे आइडेंटिफायर का नाम है, जैसे लेबल का नाम है, वैसे ही सैंपल जो है यूजर डिफाइंड नेम है। ठीक है, और पीआरओसी का क्या मतलब? ये प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। इसके एंड फिर इसकी फंक्शन की बॉडी आ जाएगी, जो भी इसकी स्टेटमेंट्स हैं। फिर एंड पे सैंपल एंड पी आई। ठीक है, सैंपल पीआरओसी और सैंपल एंड पी के दरमियान में जो भी आप लिखेंगे वो फंक्शन का कोड होगा। और एंड पी से पहले हम रिटर्न की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। रिटर्न की इंस्ट्रक्शन का क्या मकसद होगा? जहां से ये फंक्शन कॉल किया गया असेंबलर का कंट्रोल वापस वहां चला जाए। अब प्रोसीजर के एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। ये क्या प्रोसीजर है? ये सम ऑफ का प्रोसीजर है और सम ऑफ पीआरओसी और सम ऑफ एंड पी। एंड पी जो है ये बेसिकली क्या करता है? ये बताता है कि प्रोसीजर यहाँ पर खत्म हुआ है। ठीक है, ये इसी इंस्ट्रक्शंस क्या कर रही है? पहली इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? वो ए एक्स और बी एक्स को आपस में ऐड कर रहा है, एक्सटेंडेड। और दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? जो आंसर था ए एक्स और बी एक्स का वो ए एक्स में स्टोर्ड है, दूसरी इंस्ट्रक्शन ए एक्स को सी एक्स में ऐड कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन जो रजिस्टर्स थे ए एक्स बी एक्स सी एक्स, उनकी वैल्यूज को आपस में यहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन ने क्या किया है? ई ए एक्स में क्या, ए एक्स ई ए एक्स और ई बी एक्स की वैल्यू वापस में ऐड की। ये पहली इंस्ट्रक्शन ने किया। दूसरी इंस्ट्रक्शन में अब वो क्या कर रही है? वो ई ए एक्स की वैल्यू में ई सी एक्स की वैल्यू ऐड कर रही है और रिजल्ट जो है वो ई ए एक्स में स्टोर कर रही है। तो बेसिकली इन दोनों इंस्ट्रक्शन ने मिला के क्या किया? उन्होंने ई ए एक्स
और EBX, ये काम पहली इंस्ट्रक्शन ने किया है, EX और EBX, और तीसरी इंस्ट्रक्शन ने इस दोनों के रिजल्ट में ECX को स्टोर किया, और ये सारा रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ है, ये EAX में स्टोर हुआ है। ठीक है, इसको अगर मैं इमुलेटर में देखूं, मैंने मेन PROC लिखा है। इसका क्या मतलब है कि मेन का प्रोसीजर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, और फिर आखिर में मैं लिखूंगा मेन एंड पी। इसका क्या मतलब है कि मेन की प्रोसीजर की डिक्लेरेशन यहाँ पर खत्म हो रही है। फिर मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, नाम दे देता हूँ सम ऑफ। सम ऑफ का प्रोसीजर लिखूंगा और सम ऑफ एंड पी लिखूंगा। ये मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, मेन का प्रोसीजर और सम ऑफ का प्रोसीजर। अभी दो फंक्शंस की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी। अब मेन के अंदर मैं क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा सम ऑफ का। ठीक है, और जब सम ऑफ की फंक्शन जो है वो अपना एग्जीक्यूशन कर लेगा तो वो रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के जरिए वापस मेन में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर ऐड होगी दो वैल्यूज, ऐड एक्स एक्स और ऐड एक्स। ये दोनों इंस्ट्रक्शन मिला के क्या कर रही हैं, ये AX तो BX ऐड कर रही हैं, और फिर AX और BX के जो आंसर है उसको CX में ऐड कर रहे हो, रिजल्ट कहाँ पड़ा हुआ तो AX में। ठीक है, इन तीनों को वैल्यूज भी दे देते हैं। AX को वैल्यू दे देता हूँ 10, BX को वैल्यू दे देता हूँ 2, और CX को वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, और एंड से पहले मैं ये रिटर्न लिखूंगा। ये इसका क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने कंट्रोल वापस करना है। ठीक है, अब मैं इसे इमुलेट करता हूँ। ये देखें, ये फंक्शन कॉल हुआ सबसे पहली लाइन में। मैं क्या बैक करता हूँ, ये सबसे पहली लाइन है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। सिंगल स्टेप क्या है, अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, AX की वैल्यू देख लें 0 है, BX की वैल्यू भी 0 है, CX को एट रैंडम एक वैल्यू मिली हुई है। अच्छा, अब AX को 10 वैल्यू मिल गई, ये देख लें। फिर BX को 2 वैल्यू मिल गई, फिर CX को 3 वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, OX और BX को ऐड करके आंसर AX में रखेगी। तो AX में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। AX में C आ गया। अब CX में C में 3 ऐड करूंगा, ये 12 में 3 तो 15। तो ये देखें AX में F आ गया आंसर। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं प्रोसीजर जो है वो इमुलेटर में कॉल कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका होगा फंक्शन बनाने का असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, और इसको कॉल करने के लिए क्या करना होगा, मेन के अंदर से कॉल की जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं यूज करूंगा। ठीक है, और कंट्रोल रिटर्न कैसे होगा, जिस फंक्शन ने कॉल किया उसके पास उसके लिए RET की इंस्ट्रक्शन होगी, और मेन के अंदर जो है मैं रिटर्न की इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा ताकि कंट्रोल जो है वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाए। ठीक हो गया। कॉल और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन, कॉल की इंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, जब आपने लेट से मेन से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करना है तो कॉल की इंस्ट्रक्शन यूज करेगी। ये असेंबलर को बताएगी कि जो करंट फंक्शन
एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी एग्जीक्यूशन इस पॉइंट से रोक दो और यहाँ से कंट्रोल दे दो कॉल जो फंक्शन कॉल किया गया उसको, और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी उस इंस्ट्रक्शन पे आगे और कंट्रोल वापस चला जाएगा जिस फंक्शन में ने कॉल की थी उसको वापस। ठीक है, लेट्स से अब ये देखें, ये मेन का प्रोसीजर है। मेन के प्रोसीजर के अंदर पहले मूव की इंस्ट्रक्शन चली, फिर एक और मूव की इंस्ट्रक्शन चली, फिर कॉल सम ऑफ की इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन क्या कहेगी कि अब जो रैम के अंदर जो है असेंबलर जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेट्स से अगली इंस्ट्रक्शन थी, अगली इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी बल्कि कंट्रोल सम ऑफ जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको चला जाएगा। सम ऑफ का स्टार्टिंग एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस होगा। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो पहले ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये चलेगी, ये सारी इंस्ट्रक्शन चलेंगी। अल्टीमेटली रिटर्न पे आ जाएगा कोड। जब रिटर्न पे कोड आएगा असेंबलर क्या करेगा, अब अगली इंस्ट्रक्शन नहीं चलनी बल्कि अब जो कंट्रोल है वो जहां से फंक्शन इसको कॉल किया गया था उससे अगली इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल चला जाएगा और अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो गया। अब अगर नेस्टेड प्रोसीजर कॉल है, एक फंक्शन के अंदर दूसरी कॉल हो, दूसरे के अंदर तीसरा हो, तीसरे के अंदर चौथा कॉल हो, तो ये सारा कैसे मैनेज होगा। ठीक है, उसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये मेन प्रोसीजर है। मेन के अंदर से फंक्शन कॉल किया गया सब रूटीन 1। ठीक है, फिर सब रूटीन 1 के अंदर जो फंक्शन कॉल किया गया वो है सब रूटीन 2। फिर सब रूटीन 2 के अंदर एक फंक्शन कॉल किया गया सब रूटीन 3। और फिर सब रूटीन 3 जो है इस पे इससे आगे कोई फंक्शन कॉल नहीं किया गया। तो ये अब सारा कैसे मैनेज होगा, इसके लिए स्टैक का कंसेप्ट यूज होगा। मेन का प्रोसीजर है, मेन का प्रोसीजर है, इसके अंदर सब रूटीन 1 कॉल की गई है। बाद यहाँ फिर दूसरा फंक्शन है सब रूटीन 1। इसके अंदर सब रूटीन 2 कॉल की गई है और फिर इसमें रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है और फिर सब रूटीन 1। ठीक है जी। इसी तरह फंक्शन है सब रूटीन 2। सब रूटीन 2 एक फंक्शन है, इसके अंदर सब रूटीन 3 कॉल की गई है। ठीक है,
इसी तरह फिर फंक्शन होगा सब रूटीन 3। सब रूटीन 3 के अंदर मजीद कोई फंक्शन कॉल नहीं है, ठीक है। ऐसे हमारे पास नेस्टेड कॉल है जहाँ मेन से सब रूटीन 1, सब रूटीन 1 से सब रूटीन 2, सब रूटीन 2 से सब रूटीन 3 कॉल किया गया। अब हमने देखना ये है कि रैम पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, इसको इस सारी सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो यूज होगा वो स्टैक का कंसेप्ट है। पहले जो एक फंक्शन कॉल आती जाएगी तो जो जो जहाँ पर रिटर्न होना है उसका जो एड्रेस है जिस पॉइंट पे वो स्टैक पे आता जाएगा, और जो इंस्ट्रक्शन पॉइंट रजिस्टर है उसमें जिस जगह पर आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। सारे प्रोसेस में हमारे पास दो रजिस्टर यूज होंगे, इंस्ट्रक्शन दो चीजें यूज होंगी, एक इंस्ट्रक्शन पॉइंट रजिस्टर है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन पॉइंट रजिस्टर है जो कि अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमें बताएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है रैम का एक एरिया जिसे मैं स्टैक कर रहा हूँ, रैम के अंदर एक पोर्शन है जिसे हम स्टैक करते हैं। स्टैक का कंसेप्ट क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो चीज सबसे पहले इसमें आती है, इसमें इन होती है, पुश होती है, वो सबसे आखिर में पॉप होती है, ठीक है। तो अब जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में क्या होता है, जो भी करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस पड़ा होता है, ठीक है। अब लेट से मेन है, इसमें हर इंस्ट्रक्शन को हम एक एड्रेस दे देते हैं, लेट से पहले 10 है, फिर अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 11 है, फिर उससे अगली एड्रेस का एड्रेस 12 है, ठीक हो गया। ये मैंने एट रैंडम एड्रेसेस दिया, फिर यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेट से 15 है, ये मैं डेसिमल में दे रहा हूँ, फिर उससे आगे 16 है, फिर उससे आगे 17 है, फिर 19 पे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, उससे आगे फिर 20 है, ठीक है। अब लेट से मेन जब मेन फंक्शन कॉल होगा तो 10th इंस्ट्रक्शन जो है वो चलेगी, ठीक है। फिर 11th इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टी, वो चलेगी, ठीक है। तो जब 10th इंस्ट्रक्शन चल रही है तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे क्या एड्रेस पड़ा होगा, 11। जब 10th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, 10th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे आएंगे, देखेंगे यहाँ के एड्रेस पड़ा हुआ है 11, तो 11th इंस्ट्रक्शन चलने आने से पहले मैं इस एड्रेस को 12 कर दूंगा और मैं जो है ना 11th इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा। 11th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद मैं वापस इधर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे आऊंगा, तो यहाँ देखूंगा क्या एड्रेस पड़ा हुआ 12, इस 12th इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं इसको कर दूंगा 13, और मैं जाके 13 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, जो अभी हम ज्यूम करते हैं काल की इंस्ट्रक्शन नहीं थी 12 पे। फिर 13 इंस्ट्रक्शन चला के मैं यहाँ आऊंगा तो इसको 14 करूंगा और फिर मैं 13 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा। इस तरह इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास पॉइंट करता है, लेकिन ये तब है जब सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन चले, जब कॉल या रिटर्न की इंस्ट्रक्शन चले तब ऐसे नहीं होगा। लेट से 10th इंस्ट्रक्शन चली, आईपी में 11 पड़ा हुआ था, हम 10th इंस्ट्रक्शन चला के आईपी रजिस्टर में आए, यहाँ से 11th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा ली, 11th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा के यहाँ आए तो यहाँ 12 पड़ा हुआ था, 12th इंस्ट्रक्शन पे चले गए। अब 12th इंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले मैंने यहाँ पर एड्रेस 13 कर दिया था। 12th इंस्ट्रक्शन क्या है, वो कॉल की है, कॉल की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वो कहती है कि जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का जो भी एड्रेस है उसे पुश कर दो स्टैक पे,
ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश कर दो। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे क्या पड़ा हुआ था, 13 पड़ा हुआ था। ये 13 वैल्यू जो है जहां पर हमने मेन में वापस जाना है, ये यहाँ पर स्टैक में आ जाएगी। थर्टीन एक्चुअली 13 आएगा, रिटर्न टू मैन मैंने साथ इसे लिखा ताकि मेन हमने 13 वापस जाना है। फिर सब रूटीन 1 है, इसमें अज्यूम करते हैं अभी ये सब रूटीन 2 की फंक्शन कॉल मौजूद नहीं है। ठीक है, सब रूटीन 1 के अंदर आएंगे तो यहाँ अच्छा कॉल की इंस्ट्रक्शन एक तो ये करेगी कि वो जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में वैल्यू मौजूद है उसे स्टैक में पुश कर देगी। दूसरा वो क्या करेगी, जिस फंक्शन को कॉल किया गया उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो उसे पुश कर देगी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे 13 की बजाय 15 आ जाएगा। तो 12th इंस्ट्रक्शन चलने के बाद बजाय हम 13 पे जाते हैं, हम 15th एड्रेस पे चले जाएंगे। ठीक है, 15th यहाँ पर चूंकि वैल्यू 15 थी तो पहले हमने इसे 16 किया और फिर हमने 15th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। इसी तरह 16, 17, 18 इंस्ट्रक्शन चली है। ठीक है, अभी अज्यूम करें कि कॉल टू सब रूटीन 2 यहाँ पर नहीं है। तो जब मैं 20th इंस्ट्रक्शन पे आया हूँ तो 20th इंस्ट्रक्शन चलने से पहले 20th इंस्ट्रक्शन के चलने से पहले यहाँ पर एड्रेस लिखा होगा 21। 20th इंस्ट्रक्शन क्या कहेगी, वो कहेगी जो वैल्यू यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक है मौजूद है उसे पॉप करवाओ। उसे क्या करो, पॉप करो, वापस उसे लाओ। ये जो वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, जो वैल्यू टॉप ऑफ द स्टैक में मौजूद है, इसे यहाँ से उठाओ और वापस आईपी एड्रेस में ले जाओ। ये पॉप का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू क्या मौजूद थी, 13। क्या होगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे वैल्यू आ जाएगी 13। तो जब मैं इस इंस्ट्रक्शन को रिटर्न की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा और उसके बाद वापस आईपी एड्रेस पे आऊंगा तो बजाय इसके यहाँ पर 20 से अगली इंस्ट्रक्शन 21 का एड्रेस होता, यहाँ पर रिटर्न से अगली इंस्ट्रक्शन इस जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ था उससे अगली इंस्ट्रक्शन यानी 13 का एड्रेस पड़ा हुआ, तो कंट्रोल वापस उस फंक्शन को आ जाएगा जिसे हमने कॉल किया था। तो ये है सिंपल प्रोसीजर कॉल, ये नेस्टेड प्रोसीजर कॉल नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोसेस था ये सिंपल प्रोसीजर कॉल का था। ठीक है, नेस्टेड का नहीं था। कि जब भी फंक्शन की कॉल आएगी तो जो फंक्शन जिस फंक्शन को कॉल किया गया उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो आईपी रजिस्टर में पे मूव हो जाएगा और जो इंस्ट्रक्शन जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आईपी में मौजूद था वो मेन में चला जाएगा। और जो फंक्शन फिर कॉल किया गया जब उसमें रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आएगी तो क्या होगा, जो वैल्यू रिटर्निंग एड्रेस जो हमने मेन में पुश करा दिया था उसे वापस आईपी रजिस्टर में पॉप कराएंगे और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम आईपी एड्रेस में आएंगे तो जो फंक्शन कॉल जहां पर हुआ था उससे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चूंकि वहां मौजूद होगा तो हमारा कंट्रोल वापस वहां पर चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल प्रोसीजर कॉल है। इससे आगे अब हम देखते हैं नेस्टेड प्रोसीजर कॉल।